नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात दिल्ली की नई सीएम आतिशी की, जिसमें आपको बताएंगे आतिशी के कार्यभार संभालते ही कुर्सी को लेकर क्यों घमासान खड़ा हो गया। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे यूपी में हुए एक और एनकाउंटर के बाद सियासत कैसे गर्म हो गई। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने घाटी में पीएम मोदी पर कैसे निशाना साधा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। आतिशी ने मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचकर सभी औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में सीएम वाली कुर्सी खाली छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठी। आतिशी के इस कदम ने नई बहस को जन्म दे दिया। आतिशी ने कहा, जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी। अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर आतिशी पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने आतिशी के इस कदम को चमचागिरी करार दिया है। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री के दफ्तर में कार्यभार संभाल लिया, लेकिन उनके कार्यभार संभालने की चर्चा कम है, बल्कि इस बात की चर्चा ज्यादा है कि उनकी कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी भी रखी गई है। हालांकि इस कुर्सी के बारे में बताते हुए आतिशी ने कहा, जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बिठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। इस तस्वीर को देखकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी अब इस मामले पर आतिशी को घेर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और अगर वो खाली कुर्सी दिखाती हैं तो इससे कई सवाल उठते हैं। इसका मतलब है कि वो खुद को मुख्यमंत्री नहीं मानती हैं। वहीं दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के बगल में खाली कुर्सी यह बताने को काफी है कि दिल्ली सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। मतलब कहने को मुख्यमंत्री भले आतिशी हैं, लेकिन उसे चला केजरीवाल रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रही हैं, मगर ये बहुत ही
दुखद एक दृश्य हमको देखने को मिला। आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री के बगल में खाली कुर्सी रखी गई। अब पता नहीं कोई आत्मा भी चलाएगी दिल्ली को या क्या है, ये हमारी समझ के बाहर है। मैं खाली कुर्सी को देख करके मेरे मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है कि ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। संविधान मुख्यमंत्री के अंदर वो सारी शक्ति देता है जिसको एग्जीक्यूट करना मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को झटा बता दिया कि वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन नहीं है। वो मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदार नहीं है। वो मुख्यमंत्री के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये सारा इशारा होता है जब वो एक खाली कुर्सी दिखा रहे हैं तो आराम से वो बाद में कह देंगे मैं तो मुख्यमंत्री थी नहीं, वो तो एक आत्मा बैठी हुई थी। अब वो किसकी थी पता नहीं, उसी से सवाल जवाब करें आप सब। हमने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है आतिशी जी को। अगर वो किसी की आत्मा है तो उसी को हमारा पत्र पढ़वा दे। वो पत्र भी आप सबको मिला होगा। हमने एक पत्र लिखा और इस पत्र में हमने उनसे ये प्रार्थना किया कि दिल्ली के राजस्व का जो नुकसान हुआ कितना हुआ, आप तुरंत एक कमेटी बना करके इसको दिल्ली को बताएं। दिल्ली में बिजली पानी के बड़े बिल आ रहे हैं, ये क्यों है, इसकी जानकारी दें, इसको रोकें तुरंत। और जो जिनसे बिजली पानी के बड़े बिल लिए गए उनको वापस भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का नए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते ही ड्रामा शुरू हो गया। दिल्ली की जनता की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ राजनीतिकरण करना और संविधान की उल्लंघन करना। आतिशी ने जिस प्रकार से केजरीवाल जी की कुर्सी वहां पर रखी है अपनी कुर्सी के साथ, ये बहुत हास्यप्रद है। और ये सब केजरीवाल जी के कहने पर हो रहा है। ये उनके मन में जो एक इनसिक्योरिटी है कि मैं पद से हट गया, ये उस इनसिक्योरिटी के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। ये असंवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन है। केजरीवाल अपनी इनसिक्योरिटी के लिए अगर इस तरह की खाली कुर्सी मुख्यमंत्री से रखवाते हैं तो ये रिमोट से चलने वाली सरकार से दिल्ली की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। पहले ही 8 महीने कोई सरकार नहीं थी जब वो जेल में थे, कुर्सी से चिपके हुए थे, और अब वो कुर्सी रखवा कर वहां इस तरह की नौटंकी की जा रही है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार चलाने में इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। लोगों की समस्या है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, ये पानी आ ही नहीं रहा। 50 लोग डूबकर मर गए। डीटीसी की बसें सड़क से हट रही हैं। पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो दयनीय होती जा रही है। यमुना मैली की मैली है। तो वो तमाम चुनौतियां जो दिल्ली के सामने हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का ध्यान है। ये बहुत ही शर्म की बात है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वहीं आतिशी के सीएम की कुर्सी खाली रखने पर कांग्रेस भी निशाना साध रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने कहा कि ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। अगर वो राम और भरत का उदाहरण दे रही है तो वो कुर्सी 14 साल तक खाली रहेगी। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, क्या करें। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि खाली कुर्सी रखकर बराबर की कुर्सी पर वो बैठी हैं बहैसियत मुख्यमंत्री। तब तो इस खाली कुर्सी को भरने में 14 साल लगेंगे। अगर वो यही बताना चाहती हैं कि वो भरत की तरह राम का इंतज़ार कर रही हैं तो ये कुर्सी आने वाले चुनाव में नहीं भरी जाएगी। फिर तो 14 साल के बाद वो सोच सकती हैं कि ये कुर्सी भरी जाएगी, और 14 साल के बाद कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दरअसल दिल्ली में कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल पहली बार 2013 में 49 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वह 2015 और 2020 में भी मुख्यमंत्री बने। निश्चित रूप से केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन दिल्ली शराब नीति केस में जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
जिसके बाद 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। ऐसे में बीजेपी खाली कुर्सी को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है और चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में सोमवार को फिर एक इनकाउंटर करने का दावा यूपी पुलिस ने किया। इस इनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम का बदमाश मारा गया। अब इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। नए यूपी में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई सेंध लगाता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही इस मामले पर फिर है वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। वहीं अब इस मामले पर भी सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला और इस कार्रवाई को निंदनीय बताया। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, भाजपा उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर केस को सपा के पूर्व विधायक सुनील सिंह साजन ने सेटल एनकाउंटर करार दिया। उन्होंने कहा कि एक लूट केस में एसटीएफ कितनी कहानियां लेकर आ रही है। वहीं योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा विधायक के बयान पर पलटवार किया। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। आप सब कुछ जबरन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरन रिटायरमेंट कर रहे हैं, जबरन ट्रांसफर कर रहे हैं, जबरन अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं, जबरन आप एफआईआर कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये जो एसटीएफ की थ्योरी है ना, जिस मंगेश यादव के हत्याकांड में फंस गई है, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। एक लूट कांड की इतनी थ्योरी उत्तर प्रदेश में आज तक हमने आपने नहीं देखा होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी आखिर क्या चाहती है वो खुद कंफ्यूज है। अगर उत्तर प्रदेश को हम अपराध मुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इस बात से समाजवादी पार्टी को परेशानी है।
उत्तर प्रदेश को हम दंगा मुक्त बनाने के लिए काम करें, इस बात से समाजवादी पार्टी को परेशानी है। उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, इस बात से भी समाजवादी पार्टी परेशान है। असल में समाजवादी पार्टी का केवल मूल एजेंडा जनता को मूल मुद्दों से भटकाना है, जनता को डेवलपमेंट के मुद्दों से भटकाना है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि हम उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाएं। हमेशा समाजवादी पार्टी ने साजिश रची है कि उत्तर प्रदेश कमजोर हो, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो, उत्तर प्रदेश का विकास कमजोर हो। लेकिन हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में ईमानदारी से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश, भयमुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए काम कर रही है। देखिए, अगर हमारी सरकार, हमारा प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कोई काम कर रहा है तो इस पर ऊपर सवाल उठाना कहीं से भी वाजिब नहीं है। क्या केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर वो गलती कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं अवैध, तो इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो समाजवादी पार्टी के से आते हैं? तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आप गलती करोगे और आप समाजवादी पार्टी के से जुड़ जाओगे तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में गलत काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, हमारा शासन प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। अयोध्या प्रकरण में भी यही है, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई चल रही है और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको बताया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सुल्तानपुर डकैती केस में अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पिता धर्मराज की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चलो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। दरअसल सुल्तानपुर के ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़े डकैती के बाद यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी एसटीएफ ने घटना में शामिल एक और आरोपी 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में एनकाउंटर में मार गिराया। इस घटना में अब तक पुलिस के कई एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें अनुज के अलावा एक अन्य आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वहीं 3 बदमाश अभी भी फरार है। वहीं एक के बाद एक हो रहे एनकाउंटर पर योगी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर आ रही है। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुंछ और श्रीनगर में रैलियां की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर एक के बाद एक जमकर प्रहार किए। उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे को फिर दोहराया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान के बाद अब दूसरे फेज के लिए प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। इस बीच पुंछ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। राहुल गांधी ने कहा, भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूटी को बदलकर राज्य बना दिया गया। एक राज्य के 2 हिस्से भी कर दिए गए, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार यहाँ एक राज्य को बदलकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है। बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के 2 भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया आंध्र और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और यह पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर
आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, आज विपक्ष जो भी करवाना चाहता है वही होता है। मोदी सरकार कानून लाती है, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर वे यू टर्न ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी पहले जैसे थे वे अब वैसे नहीं रहे। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। वहीं राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं, ये पूरे देश में भाई को भाई से लड़ाते हैं, इनकी राजनीति भी नफरत की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में उतरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी राहुल की रैली में मौजूद थे। उन्होंने रैली में अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन नफरती ताकतों को हराने के लिए गठबंधन किया। नफरत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, हम सब एकजुट होकर ही इन नफरती ताकतों को हरा सकेंगे। अगर दो घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा, और ये कहता है क्योंकि जो हिंदू औरतें जब शादी होती है तो उनके यहाँ पे लगता है मंगलसूत्र, कहता है वो मंगलसूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। इस नफरत को अगर हमने ख़त्म करना है, यह गठबंधन क्यों हुआ, हम क्यों जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई? क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। हमें भी यहाँ की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई जगहों पे कुर्बानियां देनी पड़ी। मैं अकरम साहब से फिर से कहता हूँ, यह नफरत मत फैलाओ। इस नफरत से हमें बहुत ख़त्म किया और इस नफरत को ख़त्म करना है तो मिल के हम सब ने, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, शिया हो, सुन्नी हो, आज कोई धर्म की बात नहीं है, आज कर्म की बात है कि क्या हम उन जमातों को दफन कर सकते हैं
जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर आपने उस नफरत को बंद करना है, उस नफरत को ख़त्म करना है, तो आज इस हाथ को वोट दीजिए और हिंदुस्तान को कामयाब बनाइए, जो हिंदुस्तान हम सब चाहते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 32 सीटों पर कांग्रेस, 51 पर एनसी चुनाव लड़ रही है। वहीं 5 सीट ऐसी है जहां पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीट सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज में 18 सितंबर को वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में 25 सितंबर और आखिरी फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।